चलो एक बार ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन क्या था बताओ। 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार सर्कल में थोड़ा बचा हुआ उसको कंक्लूड करते हैं, फिर आज कॉनिक्स तो स्टार्ट कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड कट्स द सर्कल दिस ऑर्थोगोनल। ना मतलब क्या कह रहा है, सुना ध्यान से। इन दोनों सर्कल के मीटिंग से पास करने वाले सर्कल की बात हो रही है। अब बताओ ऐसे सर्कल को कितने नोन में लिखा जा सकता है, एक, दैट इज S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम यहां बोलते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, देखो इसको S1 बोल देते हैं, है ना। तो S1 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6y, है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन रफ में अलग से करके देख लो, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस 4x प्लस 6x कितना हो गया, 2x, और प्लस 6y माइनस 4y कितना हो गया, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन मल्टीपल नहीं लिए, 2 हटा दिए। अब देखो तो यहाँ से अब वो रिक्वायर्ड सर्कल है जो हमें चाहिए। अरे ध्यान दो, तो अब ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स और प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है कि ये जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है ये तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है, ये तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है। तो इसका मतलब 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो ज़रा देखो यहाँ पे, अब g1 g2 ये सब कहानी लिखते हैं, तो g1 हो गया क्या, लैम्डा माइनस 4 अपॉन 2, f1 हो गया अपॉन 2, और c1 क्या हो गया 0, और g2 f2 और c2 यहाँ से देख लेते हैं। तो g2 क्या होगा बताओ, g2 हो गया अपने पास -1, f2 हो गया -2 और c2 हो गया -4। अब हम यूज़ क्या करें, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, यानी कि अब 2g1g2 मतलब क्या हो गया, 4 माइनस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो 4 माइनस लैम्डा प्लस 2f1f2, तो 2f1f2 मतलब कितना हो गया, 1 2 तो कट गया, और यहाँ से आ जाएगा -2 लैम्डा -12 और इक्वल्स टू c1 प्लस c2, यानी कि 0 माइनस 4। ठीक है ना, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या, 3 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +4 और -12 हो गया -8, और इधर से आ जाएगा -4 उधर जाके +4 कितना हो गया, -4। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/3, वहाँ रखा, आंसर आ गया, है ना। तो देखो क्या किया, दो कॉन्सेप्ट को इसने मिक्स कर दिया, फैमिली ऑफ सर्कल को ऑर्थोगोनैलिटी के साथ मिक्स कर दिया। क्या बोला कि हमें इन दोनों की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल चाहिए जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों के मीटिंग से पास करने वाला सर्कल एक अननोन में लिखा, और तीसरे से ऑर्थोगोनल है, तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 लगा दिया। लास्ट रो, ठीक है। अब जैसे देखो ये कुछ मजेदार ऑब्जर्वेशंस, ध्यान सुना, ऑर्थोगोनैलिटी के केस में कह रहा है कि लेट S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0 बी टू फिक्स सर्कल्स एंड S इक्वल टू 0 बी अ वेरिएबल सर्कल इंटरसेक्टिंग द टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ठीक है, मतलब ये जो ब्लू सर्कल है
इसने दोनों सर्कल को कैसे काट रखा है? ऑर्थोगोनली। तो कह रहा है कि देन S1 माइनस S2 इक्वल्स 0, मतलब इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है, ये वाली लाइन, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस ब्लू सर्कल। इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस ब्लू सर्कल। मतलब ये घुमा फिरा के पता है क्या कहना चाह रहा है कि चलो यहां से पहले ये ब्लू को हटाते हैं। अब देखो यहां पर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, उनका रेडिकल एक्सिस दिख रहा है। तो अगर कोई तीसरा सर्कल है जिसने इन दोनों को ऑर्थोगोनली काटा, तो उस तीसरे सर्कल का सेंटर ऑलवेज इस रेडिकल एक्सिस पर होगा। मतलब दिस लाइन इज क्या? दिस लाइन इज S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। फिर से देखो, ये ब्लू को यहां से हटाओ, अभी अपने सामने S1 है, S2 है, उसका रेडिकल एक्सिस है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक तीसरा सर्कल है जो कि इन दोनों को ऑर्थोगोनली काट रहा है, तो उसका सेंटर हमेशा इसके रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, इसी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू कि मान लो मैं कहूं कि एक वेरिएबल सर्कल है, मान लो ये ब्लू से वेरिएबल सर्कल है जिसने दोनों सर्कल को एक साथ ऑर्थोगोनली काटा, तो इस वेरिएबल सर्कल का जो सेंटर होगा उसका लोकस उन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, अब ये वाली बात प्रूव करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि ठीक है भाई, यहां पर इस वेरिएबल सर्कल का सेंटर कुछ मान लो HK, और फिर ब्लू सर्कल को लिखो और फिर ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन लगाओ, है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक है कि मुझे सीधा दिख रहा है डायरेक्ट, एक छोटी सी चीज मैं वहां करूंगा और मुझे दिख रहा है, नहीं ठीक बात है। ठीक है, अब देखो कैसे। तो अगर हम कहते हैं कि कोई सर्कल किसी सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है, तो एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल, यही तो होता है, तभी ना एंगल 90 डिग्री बनता है। तो जरा सोच के देखो, तो यहां से हम इसको मिलाएंगे तो ये इस सर्कल पर क्या हुआ? टेंजेंट। और ये वेरिएबल सर्कल का क्या हुआ? रेडियस हुआ। ठीक है, थोड़ा सा है ना। अब यहां से ये भी तो रेडियस ही हुआ, और दोनों सर्कल पर क्या है? टेंजेंट है। अब सोच के देखो, ये जो ब्लू सर्कल है, ये इस ब्लू सर्कल के लिए रेडियस का ही तो काम कर रहा है, तो ये हमेशा लेंथ में क्या होगा? सेम होगा। अब रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है? वैसे पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल पे टेंजेंट डाले तो लेंथ में क्या होना है? सेम। तो सोच के देखो ना, आप कैसा भी सर्कल बना लो, हमेशा सेंटर से जैसे ही टेंजेंट डालोगे तो वो लेंथ में दोनों सेम ही होगा। तो मतलब इसका पाथ कहां पे रहेगा? उन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही ये वाली बात क्लियर हुई, समझ आया क्या सबको? एक्चुअली इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ऑब्वियस बात थी। ठीक है, तो दो सर्कल को अगर कोई तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली काट रहा है, तो उन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो तीसरे सर्कल के सेंटर से गुजर रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो यहां से एक बात आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात। क्या लिखा हुआ है? लेट S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0 एंड S3 इक्वल्स टू 0 बी द थ्री गिवन सर्कल्स हैविंग रेडिकल सेंटर एट A। रेडिकल सेंटर याद है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या, कि पेयर वाइज जो सर्कल्स लोगे तो तीन रेडिकल एक्सिस मिलेंगे। ये तीनों क्या होते हैं? कॉन्करेंट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तीन सर्कल है जिनका रेडिकल सेंटर है A पर, और एक चौथा सर्कल है S जिसने तीनों को ऑर्थोगोनली काट दिया, तीनों को ऑर्थोगोनली काटा। ठीक है, तो जरा सोच के देखो कि इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इसके सेंटर से गुजरेगा,
यही तो सीखा अभी। बोलो क्यों? क्योंकि S जो है इन दोनों को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली काट रहा है। इन दोनों का भी जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इसी के सेंटर से तो गुजरेगा। कुछ अच्छा फील हुआ? इसका मतलब जो इनका रेडिकल सेंटर है ये इस चौथे सर्कल का सेंटर ही तो है, तभी तो हर पेयर वहीं पे जाके काटेगा। बोलो तो इसका मतलब अब के बाद किसी 3 सर्कल को चौथे सर्कल ने अगर ऑर्थोगोनली काटा तो उस चौथे सर्कल का जो सेंटर होगा वो उन 3 सर्कल्स का रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, अब जरा सोचो तो मेरे कहने का मतलब और यहां से आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं यहां पर कॉपी करके फिर मैं मिटा दूंगा यहां से। अब एक सर्कल मैं यहां पे ऐसा कुछ सेट करूं जो कि ऐसे सेट किया कि इसने भी इसको ऑर्थोगोनली काटा, ब्लू सर्कल को ऑर्थोगोनली काटा, तो ये भी तो यहीं से गुजरेगा। बोलो तो ये तीनों का जो रेडिकल सेंटर हुआ, समझ रहे हो क्या? तीनों का जो रेडिकल सेंटर हुआ वो इस सर्कल का क्या हो गया? सेंटर है ना। और एक और मजेदार बात कि ये जो रेडिकल सेंटर्स है, ये जो रेडिकल सेंटर आया, इससे किसी भी सर्कल पर डाले गए टेंजेंट की लेंथ जो होगा वो उस सर्कल का रेडियस, वो सर्कल का रेडियस होगा। एक काम करता हूं, चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर मैं इस फिगर को अलग से यहां बना देता हूं। ये वाला तो उतना ही रहने देता हूं, ठीक है ना, और ये बगल में बना देता हूं। तो यहां से हमें क्या फील हुआ कि अगर 3 सर्कल्स हैं, S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स 0 और S3 इक्वल्स टू 0, तो देखो इनका रेडिकल सेंटर क्या आया? ये S2 माइनस S3, ये S1 माइनस S3, तो ये इनका रेडिकल सेंटर आ गया ना। तो जो रेडिकल सेंटर है वही इस सर्कल का हो गया सेंटर, और इस सेंटर से किसी भी सर्कल पे डाले गए टेंजेंट की लेंथ हो गया उस सर्कल का रेडियस। ठीक है ना। तो यही बात यहां लिखी हुई है क्या कि लेट S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स 0 एंड S3 इक्वल्स टू 0। अरे कहाँ खोया है? बी द 3 गिवन सर्कल्स हैविंग रेडिकल सेंटर एट A and a circle S equals 0 intersect these 3 circles orthogonally, then A will be the center of the circle S equals to 0, मत करो, and length of tangent drawn from A on any one of S1 or S2 or S3 will be the radius of S equal to 0। ठीक है। तो अब जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन आया कि कंसिडर दिस फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स। एक काम करते हैं, एक को मान लेते हैं S1, दूसरे को S2, तीसरे को S3, और देखो यहां से हम लिखते हैं S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा? घटा दो तो 3x प्लस x, 4x प्लस 2y माइनस 6y और प्लस 1 माइनस 5। दिस इम्प्लाइज ये वन ऑफ द रेडिकल एक्सिस हुआ। और एक और कोई निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां से S1 माइनस S3 कर देते हैं या S3 माइनस S1 कर देते हैं। तो ये क्या आ गया जरा देखो, 2x माइनस 10y और प्लस 14 इक्वल्स टू 0। कितना आया? x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइन को करते हैं सॉल्व। तो दोनों लाइन को करोगे सॉल्व तो जरा ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस y और प्लस 5y, मान लो ये 1 ये 2, तो 1 माइनस 2 करते हैं तो ये आ गया 4y, है ना, और माइनस 7 माइनस 1 कितना हो गया? तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2, है ना, और y2 आ गया, तो x आ गया अपने पास 3। तो देयरफॉर 3, 2 इज द क्या? रेडिकल सेंटर।
is the radical center of the circles S1 equals to 0, S2 equals to 0 और S3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इंटरसेक्ट्स दीज थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ठीक है, अच्छा तो मान लो अपने पास ये स्मार्ट अप्रोच नहीं होता तो पता है हम इस सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करते। मान लेते सिंपल, लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और बारी बारी से तीनों को वो ऑर्थोगोनल काट रहा है तो यूज़ करते 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो आप सोचो gfc की कितनी इक्वेशन बनती, 3। सॉल्व कर लो, एक मेथड वो था। लेकिन अब जब स्मार्ट अप्रोच सीख गए तो स्मार्ट अप्रोच यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो आपने रेडिकल सेंटर निकाला वही अपने चौथे सर्कल का सेंटर होगा, है ना। तो let s equals to 0 intersects these three circles orthogonally these three circles intersects these three circles orthogonally, then 3, 2 will be the center of s equals to 0। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसका रेडियस मिल जाए। तो आप सोचो अगर हमें s का, ये अपना s इक्वल टू 0 है, s का अगर हमें सेंटर मिल चुका है तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, सेंटर से किसी भी एक सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब यहां से बोलते हैं तो let r be the radius of this circle, let r be the radius of s equals to 0, then r equals to क्या होगा, देखो then r equals to क्या होगा, तो 3, 2 से किसी एक सर्कल पे डाला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो चलो s1 पे ही डाल लेते हैं। तो s1 पे डालोगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3, 2 से डाल रहे हैं ना, तो 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है ना। तो अरे ये यहाँ से लेके r इक्वस टू रख दिया, कितना हुआ अपने पास देखो, तो 13 13 26 रूट अंडर 27। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू s1 s2 एंड s3 इज क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20। आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ये हम ऑर्थोगोनैलिटी पर चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट है, ये भी मजेदार क्वेश्चन, देखो कह रहा है गिवन 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, एक सेकंड, देखो कह रहा है गिवन 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एंड हैविंग द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ध्यान सुना इंटरेस्टिंग है, हैविंग द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24/5। अब देखो जैसे ही हम ऑर्थोगोनली सुनते हैं तो ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हुआ, एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट। मतलब मान लो कि यहां पर एक रेडियस है r1 और एक रेडियस है r2, है ना। तो ये हमेशा सेंटर्स के साथ क्या बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, अरे बोलो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ध्यान दो। ठीक है, तो कह रहा है गिवन 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एंड हैविंग लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24/5। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है,
कि मान लो ये मीटिंग पॉइंट है ए और ये मीटिंग पॉइंट है बी, तो ए बी की लेंथ दे रखी है कितनी 24/5। तो अपने से बोल क्या रहा है, रेडियस ऑफ वन ऑफ द सर्कल इज 3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से हम एक फॉर्मूला ही बना लेंगे अब के बाद। इसको अभी फिलहाल हम कुछ मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। ठीक है, तो अब जरा देखना यहां पर कि अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। देखो, अगर मैं इतने पार्ट को कुछ बोल रहा हूं थीटा, है ना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो अच्छा, ये अपना ऑलरेडी कितना है 90। तो आप फील करो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ए बी है पूरा डी, तो ये आधा कितना होगा d/2। तो जरा देखना तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा बताना? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो गया d/2 और रेडियस कितना हुआ r1। तो जरा देखो तो ये क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा d/2r1। और जरा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखना तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, क्या हो जाएगा d/2r2। ठीक है ना। अब देखो मैं यहां क्या करूंगा, स्क्वायर एंड ऐड कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कुछ अच्छा फील हुआ? क्या आया? ये आ गया d² प्लस d² 4r2² इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका मतलब 1/r1² प्लस 1/r2², है ना, इक्वल्स टू 4/d²। 1/r1² प्लस 1/r2² इक्वल्स टू 4/d²। ठीक है, ये तो लर्न रख लेंगे। तो अब के बाद देखो तो यहाँ सिनेरियो क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया ना। क्या बोलोगे अब इस क्वेश्चन के हिसाब से? एक रेडियस अपना क्या है 3, बोलो। एक रेडियस है अपना 3 और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना है 24/5। तो यहाँ क्या बनेगा जरा सोचो तो 1/9 प्लस 1/r2², 1/9 प्लस 1/r2² 4, और d² क्या बोलोगे 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 × 24 बोलो, और ऊपर 5 × 5, है कि नहीं? 5 × 5 किसकी वैल्यू आ गई r2² की। क्या होगा जरा देखो तो यहाँ से 1/r2² हम क्या बोल पाए, 1/r2² हम बोल पाए। देखो ये कुछ कट रहा है, ये हो गया 25/144। ठीक है, 25/144 और माइनस 1/9, तो ये 144 और 25 और माइनस 16, है कि नहीं? तो कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 9/144। तो 9/144 तो 1/16 बोलो ना। 9/144 तो 1/16 तो होगा। हाँ ठीक है ना। तो देयरफॉर r2 इक्वल्स टू क्या बोल दोगे 4। क्लैरिटी? तो अब के बाद ये सिनेरियो रहा कि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं और आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ दे दी और दोनों में से कोई एक रेडियस दे दिया, तो दूसरा रेडियस तो मिल गया। अब एक और बात यहाँ इसने पूछी है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब C1 C2 के बीच के डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस भी आ गया, आया कि नहीं?
अरे पाइथागोरस लग जाएगा, क्या हो जाए तो C1 C2 इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। अब फर्दर क्या पूछ रहा है, एंड एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो तो इसके लिए मैंने अलग से देखो फिगर यहां बना रखा है। देखो ये अपने पास C1, ये C2, ठीक है, और ये R1, ये R2, ठीक है। अब जरा देखना एक चीज, पहले मैं यहां से इसको मिटा देता हूं तो समझने में आसानी होगी। एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर थीटा है तो देखो यहां पे आधा एंगल बना हुआ है θ/2, बोलो ठीक है। और अब देखो जरा यहां पर ये मैंने क्या किया, C2 से एक पैरेलल लाइन गुजार दिया, ठीक है। तो C2 से पैरेलल लाइन गुजार दिया तो जरा देखो तो ये अपने पास क्या है θ/2, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच अगर एंगल थीटा है तो ये कितना होगा θ/2। अब गौर करो तो ये θ/2, तो ये भी तो θ/2 ही होगा, नहीं होगा क्या, ये भी तो θ/2 होगा। और इतना पार्ट क्या होगा R1 माइनस R2, और ये है C1 C2, खत्म हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, यहाँ से अब साइन θ/2 लगा दो, साइन θ/2 इक्वल्स टू क्या बोलोगे, क्या बोलोगे R1 माइनस R2 का मॉड, हमें नहीं पता बड़ा कौन है छोटा कौन है, और अपॉन C1। तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से हो जाएगा एक आया 4, एक आया 3, कितना हो गया 1, और C1 C2 हो गया 5। बट हमें तो क्या चाहिए था थीटा, हमें चाहिए था थीटा। तो अब जैसे tan थीटा चाहिए तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin θ/2 में अगर जाना है ना, ठीक है ना, सॉरी हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट चाहिए ना, तो यहाँ पर cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, बोलो है ना। तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर θ/2 मतलब कितना हो गया 1/25, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या आया 23/25। अब tan थीटा में है तो tan थीटा में कर लेंगे, साइन थीटा में तो साइन थीटा में कर लेंगे, और आंसर आ गया। तो अब यहाँ से समरी माइंड में बनाओ कि अब के बाद बोल दिया 2 सर्कल ऑर्थोगोनल है, सुना, बोल दिया 2 सर्कल ऑर्थोगोनल है और कॉमन कॉर्ड की लेंथ दे दी और कोई एक रेडियस दे दिया, तो सब कुछ निकल जा रहा है। क्या क्या निकल जा रहा है, दूसरा रेडियस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल, जो कहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि PA, B is a point in the first quadrant. If the 2 orthogonal circles through P touch both the coordinate axes, then find the value of a square plus b square upon AB. ठीक है, मतलब ऐसे 2 सर्कल्स हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है, और A, B से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो क्या कह रहा है, PA, B is a point in the first quadrant if the 2 orthogonal circles through P touch both the coordinate axes। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे टैकल करूंगा, हम एक काम करते हैं, ऐसा एक सर्कल सोचते हैं, ध्यान सुना, जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो, ठीक है। तो इस तरह के सर्कल को सोचने का पैटर्न क्या होगा, तो आप देखो यहां पर ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका सेंटर क्या हुआ R, तो आप इसकी इक्वेशन को क्या पैटर्न दे पाओगे, x माइनस R का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब इसको आप प्रोसीड करो, 2RX
माइनस 2RY और प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो। तो ऐसे सर्कल को हमेशा इस पैटर्न पे माना जा सकता है। तो अब सोच के देखो, इसी फैमिली को बिलोंग करते हुए कोई दो मेंबर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल है। इसी फैमिली को बिलोंग करते हुए कोई दो मेंबर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल है। तो जरा सोचो, लेट द टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स बी, let the two orthogonal circles be x square plus y square minus 2r1x minus 2r1y plus r1 square equals 0 and बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2r2x माइनस 2r2y और प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अब दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल तो इनमें वो रिलेशन होगा 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो अब बताओ तो यहाँ पर g1 का काम कौन कर रहा है? माइनस r1। बोलो ना। तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो देखो तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2r1r2, 2f1f2 भी क्या हो गया, 2r1r2 और इक्वल्स टू c1 प्लस c2 मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद क्या करेंगे जरा देखो तो, अभी तक हमने एक बात तो यूज करी ही नहीं कि ये पी ए कॉमा बी इन दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। बोलो, पी ए कॉमा बी इन दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ये बात तो हमने अभी तक यूज करी नहीं। अब देखो इसको स्मार्टली यूज करेंगे। अब एक काम करते हैं, जरा सोचो, मैंने इसको 1 बोला और मैं बोलता हूं क्या, लेट पी ए कॉमा बी सेटिस्फाइज 1। ठीक है। तो इसमें ए कॉमा बी को डाल दो, है ना। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RA माइनस 2RB। अब गौर करना कि यहां से ये हमें R की क्वाड्रेटिक दिख रही है। ये R की क्वाड्रेटिक दिख रही है, और अगर देखा जाए तो इस R के आपको एक रूट R1 और दूसरा रूट R2 ही तो मिलेगा। नहीं समझ आए? क्योंकि इसी सर्कल को एज इट इज ये कॉमा बी सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट में और फिर सेटिस्फाई करेगा सेकंड में। तो आप इजीली कह सकते हो कि दिस विल हैव रूट्स क्या, R1 कॉमा R2, क्योंकि सेम इक्वेशन को तो वहां यूज किया, बस एक बार R की जगह R1 है तो दूसरी बार R की जगह R2। तो अब आप देखो ना, इसका फायदा क्या दिखा आपको, R1 प्लस R2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 टाइम्स A प्लस B, और R1 R2 दिख रहा है, काम ही खत्म। क्या होगा? तो यहां से आप देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना। और क्या हो गया, यहां से माइनस 2R1 R2, इधर आके कितना हो गया 6R1 R2। अब यहां से सम उठा लो तो सम आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स इक्वल्स टू 6 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अरे मत कर, अब यहां से इसको खोल दो तो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू 3 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करो तो 4AB इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अपने से पूछा क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB। क्या आंसर आ गया? ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये हमने 5-6 क्वेश्चंस और देख लिए ऑर्थोगोनैलिटी पर। ठीक है ना। अब एक बार रिसॉल्व मारिएगा तो समरी अच्छी बनेगी। ठीक है ना। अब कुछ छोटी छोटी बातें
जैसे एक है कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। तो कोएक्सियल सर्कल्स का मतलब क्या होता है? वैसा फैमिली ऑफ सर्कल जिसमें जितने भी सर्कल हो इस तरीके से होने चाहिए कि हर पेयर का रेडिकल एक्सिस सेम आएगा, हर पेयर का रेडिकल एक्सिस सेम आएगा। जैसे देखो यहाँ एक फिगर बन रखा है, आप देखो इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 3। कोई सा भी 2 पकड़ोगे, रेडिकल एक्सिस कौन बनेगा? यही तो, क्योंकि दे आर इंटरसेक्टिंग। अरे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में रेडिकल एक्सिस क्या होता है? कॉमन कॉर्ड ही तो होता है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में रेडिकल एक्सिस क्या होता है? कॉमन कॉर्ड। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, ये एक फिगर बना रखा है, इसमें हर पेयर का रेडिकल एक्सिस ये ब्लू लाइन होगा। ये एक फिगर बना रखा है जिसमें देखो हर पेयर का रेडिकल एक्सिस ये ब्लू लाइन होगा। इसमें अब आप 3 सर्कल बना दो, 4 बना दो, 5 बना दो, 500 बना दो, हर बार रेडिकल एक्सिस यही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ सर्कल्स इन विच ईच पेयर हैज कॉमन रेडिकल एक्सिस आर कॉल्ड कोएक्सियल सर्कल्स। तो ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, जैसे ए एक फिक्स पॉइंट है, बी एक फिक्स पॉइंट है, तो कभी भी पी ए पी बी के बराबर आता था। लोकस ऑफ पी क्या आता था? नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। 2 फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर चलने वाली पॉइंट क्या होगी? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पी ए इक्वल टू पी बी, है ना। यहाँ बात हो रही है कि अगर पी ए अपॉन पी बी 1 के अलावा कुछ और हो जाए, मतलब 2 हो जाए या हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए, तो P का लोकस क्या फीज होगा? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है ना। मतलब पी ए अपॉन पी बी कॉन्स्टेंट वैल्यू ले रहा है, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर 1 है तो उसका लोकस हमें पहले से पता था, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी ए पी बी बराबर कब होगा? जब ए बी के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना। अब बात हो रही है कि नहीं, ये रेशियो 1 ना हो के 2 हो, हाफ हो, 1/3 हो, 4 हो, 7 हो, है ना, 100 हो, तो P का लोकस क्या? तो देखो यहाँ पर वही बात यहाँ पे हो रही है। क्या है? लेट A and B be 2 fixed points and P be a variable point such that PA upon PB equals to lambda constant, जहाँ lambda 1 नहीं है। तो कह रहा है then locus of P will be a circle having center on the line through A, B। शुरू में ये बोला हुआ है, इसमें हम कई सारी बातें एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने इस सिनेरियो को समझने के लिए 2 आसान फिक्स पॉइंट्स अज्यूम किया सॉल्विंग कम करने के लिए। तो मान लिए वो फिक्स पॉइंट्स है a स्मॉल a, 0 और b माइनस a, 0। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, लेट a0 एंड b माइनस a0 बी द 2 फिक्स पॉइंट्स, बी द 2 फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, बी द 2 फिक्स पॉइंट्स। अब P मान लेते हैं हम H के, P मान लेते हैं हम H के, और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है PA इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स PB, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या प्रूव करें कि P का पाथ सर्कुलर आएगा, है ना। तो उसके लिए देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? H माइनस A का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर और H प्लस A का स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरफ ले आओ, तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस
1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। और देखो यहाँ से h वाला पार्ट, तो यहाँ -2ah और यहाँ +2ah, इधर आके तो ज़रा देखो तो ये क्या होगा, -2a है ना, और -2a लैम्डा स्क्वायर इंटू h, ध्यान दो। और उसके साथ क्या बच रहा है, +a स्क्वायर और -a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि वो इधर ले आए ना और माइनस बाहर ले लिया। तो अब देखो, देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या आया ज़रा देखना, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और -2a 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस a स्क्वायर, ऐसा। और अब बोथ साइड्स क्या करो, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2a और 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन कुछ अच्छा फील हुआ, इट इज अ सर्कल। तो पहली बात तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लोकस ऑफ P हमेशा एक सर्कल ही आएगा, प्रोवाइडेड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर कहां देख रहा है, इधर देखना। बट अब देखो, अब जरा देखो तो यहां पर एक मजेदार बात आ रही है इसका। अच्छा रुको, उससे पहले एक आसान बात, आप बताओ इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा समथिंग, इसका आधा कॉमा 0। तो ये एक सर्कल आया जिसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, ए बी पर, मतलब एक्स एक्सिस पर, बोलो ना। तो देखो वो बात प्रूव हो गई। क्या कह रहा था स्टेटमेंट, कि लेट ए एंड बी बी द टू फिक्स पॉइंट्स एंड पी बी अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्स्टेंट, जहां लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है, देन लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन थ्रू ए बी। मैं कह रहा हूं ये बात तो हो गई प्रूफ, यस और नो, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से कुछ मैं एक्स्ट्रा मजेदार बातें आपको देता हूं, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, ये आपको एक पैटर्न पे सर्कल दिख रहा है क्या, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग म्यू इंटू एक्स, जहां ये पूरी चीज को मैं क्या फील कर रहा हूं, म्यू, बोलो ना, जहां मैं पूरी चीज को म्यू फील कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो कि अब मान लो मैंने लैम्डा को खुला छोड़ दिया, मतलब लैम्डा बदल रहा हूं, तो फील करो हर लैम्डा के लिए आपको एक म्यू मिलेगा, मतलब एक सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर कहां होगा, एक्स एक्सिस पर, इस फिगर के हिसाब से एक्स एक्सिस पर। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो अब आप इस फैमिली को बिलोंग करता हुआ कोई भी दो सर्कल सोचो, ठीक है। अब इस फैमिली को बिलोंग करता हुआ कोई भी दो सर्कल सोचो, फैमिली मतलब लैम्डा बदलेंगे तो मेंबर बदले, है ना। तो मान लो एक लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ μ1 आया, दूसरे लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ μ2 आया, है ना। तो उसका रेडिकल एक्सिस निकालो तो क्या होगा, क्योंकि दोनों सर्कल मानते वक्त बदलाव तो केवल म्यू में हो रहा है, अरे बाकी सब तो फिक्स्ड है। तो जब रेडिकल एक्सिस निकालोगे तो सब कट जाएगा, और क्या आएगा, x इक्वल टू 0, बोले तो y एक्सिस। मतलब आप लैम्डा बदलते जाओ, जितने भी मेंबर्स मिलेंगे, सुना बहुत ध्यान से, लैम्डा बदलते जाओ, जितने भी मेंबर्स मिलेंगे उन सब का सेंटर एक्स एक्सिस पर ही होगा यहां के हिसाब से। अदरवाइज मोर जनरलाइज बोलो तो ए बी पर ही होगा, उन सब का सेंटर ए बी पर ही होगा। और
ऑल ऑफ देम विल बी कोएक्सियल। क्यों? क्योंकि सबका रेडिकल एक्सिस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या आ रहा है? वाई एक्सिस आ रहा है। सबका रेडिकल एक्सिस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो, चलो मैं यहां लिख ही देता हूं, कई लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। मान लो इस लैम्डा को बदल रहे हैं तो सर्कल अलग अलग आ रहा है। अब मान लो वो 2 सर्कल्स आए, लेट the 2 circles of this family be circles of this family be x square plus y square plus something mu 1x plus a square equals to 0 और x square plus y square plus something mu 2x plus a square equals to 0। अब मान लो ये s1 है, ये s2 है, तो s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 क्या इंप्लाई कर रहा है? x इक्वल, मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा जो आपको अलग अलग मेंबर्स दिखेंगे, हर पेयर का रेडिकल एक्सिस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। क्लैरिटी? हाँ। अब जरा सोचो तो एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं बोलूं कि इस सर्कल को आप x इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करिए, है ना, तो x को 0 डालो तो ये क्या बना? नो रियल रूट्स। बोलो हाँ ना? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें से कोई भी मेंबर इस लाइन तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें से कोई भी मेंबर वाई एक्सिस तक नहीं पहुंचेगा। तो हर पेयर का रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस होगा, है ना, और कोई भी सर्कल वाई एक्सिस तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो अब जब आप ये बात समझे तो आपको यहां से फील आएगा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इस तरह की सर्कल्स आएंगे। अब देखो, अब कहीं हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ए बी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जहां ये मैंने क्या बना रखा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो मैं क्या कह रहा हूं? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आपको ये सारे इस तरह के मेंबर्स दिखेंगे, है ना, जिसमें हर बार ये अपना हर पेयर का रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, तो कुछ सर्कल्स के लिए ए इंटीरियर पॉइंट होगा, बी एक्सटीरियर पॉइंट होगा, कुछ सर्कल के लिए बी इंटीरियर पॉइंट होगा, ए एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है ना? अब देखो, अपने को लगा कि तो सर ये सर्कल आपस में क्यों नहीं काट रहे सर? तो जब इनमें से कोई भी मेंबर यहां तक नहीं पहुंचा तो 2 सर्कल अगर आपस में काट जाते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस क्या होता है? उनका कॉमन कॉर्ड होता है, तो ये आपस में भी नहीं काट सकते। आ रही बात समझ में? और सेंटर हमेशा कहां रखना है? ए बी पर ही रखना है। सेंटर हमेशा ए बी पर ही रखना है। तो ऐसे ही तो होंगे। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए बात कि जैसे देखो यहां पर मान लो कहीं P है, तो ये हुआ PA, ठीक है, और ये हुआ PB, है ना। अब देखो ये रेशियो हमेशा लैम्डा आ रहा है, कहने का मतलब जब तक हम इस पे मूव कर रहे होंगे हर बार वही रेशियो आएगा। यस और नो? जब तक हम इस पर मूव कर रहे होंगे हर बार वही रेशियो आएगा। और अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर केस में PA छोटा है, PB बड़ा है। ढंग से बैठो। इस पर्टिकुलर केस में PA छोटा है, PB बड़ा है, तो ये जो रेशियो है बताओ 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? 1 से छोटा। अरे इतना तो बोल दो। तो आपको इधर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए लैम्डा विल बी क्या? 0 से 1 के बीच। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इधर कहीं कुछ P ले लो, तो इधर क्या सिनेरियो बना? ये PB एट ये PB और ये PA, ठीक है ना। तो इस वाले के लिए लैम्डा हमें क्या दिख रहा है? 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि PA बड़ा होगा, PB छोटा।
तो फॉर अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा इस तरह के आपको खूब सारे सर्कल्स फील होंगे। ठीक है, तो ये पूरे स्लाइड को जब आप समझ गए तो यहां पर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये यहां नहीं जरूरी है। ठीक है, यहां पे अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बात नहीं देखो, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कह रहा है लेट ए बी सी बी 3 गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट 1,0 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1,0 इज इक्वल टू 1/3। एक काम करते, अब देखो एक बार को पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी हम समझे हुए हैं तो पता है ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है लेट ए बी सी बी 3 गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट 1,0 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1,0 इज इक्वल टू, अब मान लेते हैं लेट m एक पॉइंट है 1,0 और n एक पॉइंट है -1,0 और ए बी सी के लिए कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से है कि a का m से डिस्टेंस और n से डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट दिस टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज इक्वल टू 1/3। मतलब am अपॉन an भी 1/3 है, bm अपॉन bn भी 1/3 है और cm अपॉन, मतलब ये तीनों रेशियोज 1/3 है। तो हमें सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। किसी को कुछ थॉट आया क्या इतने देर में? हट, रेडिकल सेंटर, चुप। देखो अब चलो, मैं यहां पर लेट PHK बी अ वेरिएबल पॉइंट, let PHK be a variable point such that PM upon PN equals to 1/3। ठीक है, अब P का लोकस क्या आएगा? अभी जस्ट पढ़े भाई, कभी भी दो फिक्स पॉइंट से एक चलते फिरते पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो पाथ क्या आएगा? सर्कुलर। बोलो yes, अब अगर PHK be a variable point such that this, then P will be the path of P will be a circle। बोलो yes, और ये हमें क्या कह रहा है कि P का पाथ A पर भी जाएगा, B पर भी जाएगा और C पर भी जाएगा। अरे बोलो ना yes, क्योंकि P की जगह वहां क्या दिख रहा है? A एक बार दिख रहा है, B एक बार दिख रहा है, C। तो ये जो भी P का पाथ आएगा उसका ABC से पास करना मस्ट है। अब P का पाथ क्या आ रहा है? सर्कल। पास कहाँ से कर रहा है वो? ABC से। तो ये क्या हुआ? ABC का सरकम सर्कल। तो देखो उसी क्वेश्चन को कितना ट्विस्ट करके पूछा गया, कितने लोग अच्छी क्लैरिटी से समझ गए। बाप रे, कई लोग समझे भी नहीं। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, लेट PHK बी अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट PM अपॉन PN इक्वल्स टू 1/3, then path of P will be a circle, path of P will be a circle, path of P, जल्दी बैठो, will be a circle, बात नहीं है ना, which will pass through ABC, which will be the circumcircle of triangle ABC। क्यों ऐसा क्यों श्योरली बोल पा रहे? क्योंकि ये डेफिनेशन A को भी सेटिस्फाई कर रहा है, B को भी सेटिस्फाई कर रहा है, C को भी।
तो इतना घुमा फिरा के ये क्या कहना चाह रहा है, इसका लोकस निकाल लो, और जो सर्कल आएगा उसी का सेंटर ही अपना आंसर है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आप इसको पी एच के मान ही लिए हो, तो 9pm स्क्वायर इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर, तो 9 टाइम्स क्या हो गया h माइनस, और पी एन स्क्वायर का मतलब हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 9h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, कितना 8h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 8k स्क्वायर और माइनस 18h और माइनस 2h, कितना हो गया माइनस 20h और प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस कितना हो गया 20/8, मतलब 5/2, है ना, माइनस 5/2x, है ना, और प्लस, ठीक है ना। अब इसका सेंटर क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ 5/4, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अरे बात नहीं, 5/4, ठीक है। देखो यहां पे हेडिंग क्या है, कोनिक सेक्शन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बाकी ऐसे मतलब कोनिक सेक्शन में सब आता है, सर्कल भी आता है, पेयर ऑफ लाइंस भी आता है, ठीक है ना। कोनिक सेक्शन नाम के पीछे भी एक कहानी, अरे मत कर, नाम के पीछे भी एक माने कहानी है, सुनो एक बार को बोल देता हूँ, नहीं समझ आए तो मानना कुछ नहीं बोला, ठीक है। जैसे कोन समझते हो, कोन है ना, आइसक्रीम कोन, ठीक है ना। तो एक कोन को मान लो एंडलेस, ठीक है, जैसे ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है यहां से और ऐसे एंडलेस जा रहा है, और ऐसा ही उसके उल्टा एक और कोन, मतलब फीला है क्या, है ना, ये शेप, ठीक है। तो ये जो शेप होता है कि ऊपर भी एक कोन, नीचे भी एक कोन, और ये ऊपर भी एंडलेस, नीचे भी एंडलेस, इसको हम एक कटर प्लेन से काटते हैं, नाम के पीछे की कहानी है, ठीक है ना। एक कटर प्लेन से काटते हैं और क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ये अपने पास ये एंडलेस ऐसा कोन ऊपर भी, ऐसा कोन नीचे भी, तो अब इसमें अलग अलग तरीके से काटने पर जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो क्रॉस सेक्शन का नाम पड़ा कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब जैसे सोचो मैं अपने कटर प्लेन को ऐसा लूं कि ये जो साइड है ना इसके पैरेलल कटिंग कर दी, तो जरा देखो पैरेलल कटिंग करोगे, ये जो पैरेलल कटिंग करोगे तो यहां ऐसे आके और ये वाला पार्ट कट के गिर जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन दिखा ना, ये बनता है पैराबोला, इस शेप को कहा गया पैराबोला। ये कब हुआ, जब हमने पैरेलल काटा। अब पैरेलल से थोड़ा सा लाइन की ओर झुक गए, तो देखो ये कटेगा कैसा, दिखा क्या, इधर झुका हुआ, काट के गिरा दो, है ना। तो अब आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा एलिप्टिकल, ठीक है। और अगर उल्टी साइड झुका दो तो ये यहां भी काटेगा, इधर भी काटेगा, दो तरफ गिरा देगा, दिखा क्या, है ना। तो ये आया हाइपरबोला, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, ठीक है। अब अगर हम उस कटर प्लेन से एकदम ऐसे फ्लैट काट दिए, फ्लैट क्या बना, सर्कल बना, ठीक है। अच्छा अगर हम उस कटर प्लेन से ऐसे बीचों बीच काट दिए, क्या बनेगा, आधा कट के गिर जाएगा,
क्या बनेगा? पेयर ऑफ लाइन्स, है ना। तो कोनिक सेक्शन के पीछे की कहानी ये है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन जो शेप्स आते हैं उनका नाम पड़ गया कोनिक सेक्शन। तो कायदे से कितने लोग समझ गए बात? जो नहीं समझे टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो कायदे से यहां से चूंकि सारे शेप्स आ रहे हैं तो सब शेप्स कोनिक सेक्शन ही, ठीक है ना। बट अब के बाद कोनिक सेक्शन का मेनली मतलब हम लेके चलेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना। तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? जब से हमने, ध्यान दो, जब से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया है तब से हम किसी भी कर्व को पहले उसके डेफिनेशन को समझते हैं। सोचो यहाँ तक कि हम स्ट्रेट लाइन शुरू किए तो पहले उसका डेफिनेशन फील किए थे, है ना, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो अब कॉनिक जैसे सर्कल, तो सर्कल का एक डेफिनेशन है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो पाथ उसका सर्कुलर है। एंगल बाइसेक्टर उसका एक डेफिनेशन है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका भी एक डेफिनेशन है। तो वैसे ही कॉनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला उसका एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो उस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है फिक्स्ड पॉइंट और एक है फिक्स्ड लाइन। एक है फिक्स्ड पॉइंट और एक है फिक्स्ड लाइन, ठीक है ना। अब एक चलता फिरता पॉइंट P जो कि ऐसे मूव कर रहा है, मतलब लेट P be a variable point, P be a variable point such that, let P be a variable point such that, अब इस चलते फिरते पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट S से डिस्टेंस क्या हुआ? PS, और फिक्स्ड लाइन L से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? PM। मतलब वो पॉइंट ऐसे चल रहा है कि उसका उस फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी है और जो फिक्स्ड लाइन से दूरी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेशियो मतलब PS अपॉन PM, ये अगर ऑलवेज कांस्टेंट है, ये अगर ऑलवेज कांस्टेंट है ना, लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट PS अपॉन PM इज कांस्टेंट, मतलब कहीं भी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का जिक्र हो रहा है तो बिना फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के हो ही नहीं सकता। ये है तभी, जैसे अब सर्कल का जिक्र हो रहा है तो बिना सेंटर के तो हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के बगैर इसका डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही हमने कॉनिक सुना, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो माइंड में आ गया एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड लाइन और एक चलता फिरता पॉइंट, सच दैट उस चलते फिरते पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उस फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है ना। तो देन जो P का पाथ आता है, इट इज अ कॉनिक सेक्शन विच इज आइदर पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला, है ना। तो देखो, देन लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ P इज अ कॉनिक, देन लोकस ऑफ P इज अ कॉनिक। अब इसमें तीन बातें हैं, एक तो वो फिक्स्ड पॉइंट, एक वो फिक्स्ड लाइन और एक कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम बोलते हैं E, और E को एक खास नाम दिया गया इसेंट्रिसिटी। E को एक खास नाम दिया गया इसेंट्रिसिटी। अरे ध्यान दो, चिपके मत बैठो, देखो इधर, ठीक है। और ये जो S है, S को बोला गया फोकस, जो फिक्स पॉइंट था उसको बोला गया फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन था उसको बोला गया डायरेक्ट्रिक्स। तो तीन टर्म्स आ गए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी, है ना। तो कभी भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा सिनेरियो, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि P का पाथ जो है वो या तो पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है।
अब जरा सोच के देखो तो P के पाथ का नेचर, आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो E की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बदलता नजर आएगा। अब सोचो, P का पाथ का एक नेचर ऐसा हो सकता है कि भाई P ऐसे चल रहा है कि जितना दूर वो S से है उतना ही दूर वो लाइन से है, मतलब ये रेशियो ऑलवेज 1 है। तो इस केस में एक नेचर ऑफ कर्व आएगा। फिर P ऐसे चल रहा है कि वो S से ज्यादा नजदीक है इन कंपैरिजन टू द लाइन, मतलब वो रेशियो 1 से छोटा है, तो उस केस में एक नेचर ऑफ कर्व आएगा। फिर P ऐसे चल रहा है कि वो S से ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू द लाइन, तो एक नेचर ऑफ कर्व वहां आएगा। तो उसी में से एक बना पैराबोला, एक एलिप्स, एक हाइपरबोला। तो यहां पर here if E equal to 1 then locus of P is a पैराबोला। मतलब पैराबोला की खास बात क्या होगी, उस पर कोई सा भी पॉइंट P लोगे वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा बराबर दूरी पर चलेगा, ठीक है ना। E0 से 1 देन locus of P is ध्यान दो, is an ellipse, और E greater than 1, if तो आगे था ही, E greater than 1 then locus of P is a hyperbola, then locus of P is a, चलो इसको